नमस्कार साथियों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो हमारी हिस्ट्री की सीरीज है, हम उसके अंदर डेली बेसिस पर क्या कर रहे हैं, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज के जो हैं वो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं। अराउंड 60 to 70 क्वेश्चंस जो हैं वो हम अभी तक कर चुके हैं, और ये आपके क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो रहने वाले हैं। राइट। तो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे आपका, है ना। ये क्वेश्चन आपके हो चुके हैं यहाँ तक। हाँ, ये भी आपके हो चुके हैं ये क्वेश्चंस। मलेच्छ आप जानते ही हैं, शक शासकों को जो है वो कहा जाता था। तो हाँ, लास्ट हमारा आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर हमने क्या कहते हैं, जो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि गांधारी कौन थी। मैंने आपको बताई थी, जो कौरवों की माता थी उनको क्या कहा जाता था, गांधारी कहा जाता था। और आपने कई सीरियल वगैरह में उनको देखा होगा, वो अपनी आंखों पर क्या है, एक पट्टी जो है वो लपेटे रहती थी। विवाह से ही उन्होंने ऐसा करा। ठीक है। तो आगे देखिए, समझते हैं। सातवाहन शासकों की पहचान किस पक्ष से होती। देखिए, ये एक सीधा सा सवाल ये पूछ रहा है कि जो सातवाहन शासक थे, है ना, बहुत सारे शासक थे, उनमें जो सातवाहन है वो किस व्यवस्था का अनुसरण करते थे, मातृवंशिकता का, पितृवंशिकता था, या फिर वो एक तरीके से, यहाँ मैं कहूँ जो सरनेम है वो किसका यूज करते थे। तो मैंने आपको एक सातवाहन शासक का नाम बताया था जो काफी प्रसिद्ध शासक हुआ, जिसका नाम था गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी। देखो यहाँ पर गौतमी पुत्र, गौतमी उनकी माता का नाम था। तो यहाँ कहीं आप सीधा मतलब एक तरीके से अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एक तरीके से मातृपक्ष के माध्यम से जो है वो क्या है, जाने जाते थे। तो साधारण सा सवाल है यहाँ पर, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आपका। तो क्वेश्चन है आपका कि चांडालों के कर्तव्य कहाँ मलेच्छ आप जानते हैं, शकों को कहा जाता था, ये हो चुका है। चांडालों के कर्तव्य कहाँ निर्धारित हैं। तो मनुस्मृति के अंदर जो है वो चांडालों के कर्म या कार्य जो है वो बताए गए थे। आप जानते हैं, इनको ये कहा गया था कि भाई इनको क्या है, गांव से बाहर रहना पड़ेगा। अगर ये गांव के अंदर एंट्री लेते हैं तो इनको बर्तन वगैरह बजा के ऐसे आवाज करनी पड़ेगी ताकि कोई इन्हें देख ना ले, क्योंकि इन्हें देखना भी पाप माना जाता था। ऐसी कुछ व्यवस्था जो है वो रहती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है ना, वो बताना है। तो महाभारत एक विशाल का महाकाव्य, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है आपका। जिसमें 1 लाख से भी अधिक क्या है, छंद है, बिल्कुल सही है। पांडव युद्ध में विजयी हुए थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। कन्यादान का अर्थ है विवाह में बेटी को उपहार स्वरूप चीजें देना, बिल्कुल सही है। अंतर विवाह इकाई के बाहर एक विवाह, बिल्कुल गलत बात हो गई है यहाँ पर। अंतर विवाह का अर्थ होता है इकाई के अंदर ही, या समाज के अंदर ही, जाति के अंदर ही विवाह करना, है ना। तो यहाँ पर ये आपका जो डी है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। और निषाद जंगलों में रहने वाले लोग थे, ये बिल्कुल सही है। और आप जानते हो निषाद यानी कि एकलव्य का वर्णन हम लास्ट क्लास के अंदर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिडिंबा और भीम का पुत्र कौन था। आप जानते हैं हिडिंबा एक क्या है, राक्षसी थी, है ना। जो भीम को जो है वो जब आप जानते हो, जब वो क्या कहते हैं आपकी लाक्षागृह से जब वो जाते हैं पांडव माता कुंती के साथ, तो एक क्षेत्र पर वहां पर भीम को जो है वो हिडिंबा से मतलब क्या कहते हैं वो मिलती हैं, और वहां उनका विवाह होता है। तो उस समय एक पुत्र की उन्हें प्राप्ति होती है, जो कौन था, घटोत्कच था। और बहुत ज्यादा बलशाली जो है ये इनका पुत्र हुआ। और आप जानते हैं, आपने ये देखा भी होगा कि जब जो आपका कर्ण था, कर्ण के पास एक ऐसा अस्त्र था जिसका प्रयोग वो अर्जुन पर करने वाला था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को ये बात पहले ही पता थी। तो उन्होंने क्या करा, जो घटोत्कच है उनको महाभारत के युद्ध में उतारा, और उन्होंने उस शक्ति का प्रयोग जो है वो घटोत्कच के ऊपर करवा दिया, ताकि अर्जुन जो है वो जीवित बच जाए। तो ये बात आप जानते हैं। तो घटोत्कच अपने मतलब एक तरीके से बहुत बलशाली जो है वो रहा है। चलिए नेक्स्ट भाई, हिंदू धर्म में गोत्रों के नाम पर लोगों का वर्गीकरण, है ना। मतलब ये पूछ रहा है कि जो लोगों का वर्गीकरण करा जाता है आपका जो गोत्र के हिसाब से, वो किन के द्वारा करा गया। तो ब्राह्मणों के द्वारा करा गया। मैंने आपको ये बात बताई थी। जो ब्राह्मण परंपरा है वो कहती है कि भाई शुरुआत में एक ब्रह्म पुरुष था, मैंने आपको बताई थी कि उसके आपके मस्तिष्क से ब्राह्मण जो है, आपकी भुजाओं से जो क्षत्रिय हैं, आपकी उदर से यानी कि पेट से या फिर क्या कहते हैं, सॉरी, जंघाओं से जो है वैश्यों की उत्पत्ति, और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति मानी जाती है ना। तो ये ब्राह्मण परंपरा कहती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में युद्धों, जंगलों, महलों और बस्तियों का विशद वर्णन करा गया। तो महाभारत के अंदर इसका उल्लेख मिलता है। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न ये नहीं, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, आपको ध्यान रखनी है। कई बार ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि पाणिनि के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो अष्टाध्यायी जो है एक बुक का नाम है, और ये पाणिनि के द्वारा रची गई थी, और संस्कृत ग्रामर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, संस्कृत व्याकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, जो प्रारंभिक शिलालेख थे वो किस पर लिखे जाते थे, है ना। स्टार्टिंग में जो आपकी रचनाएं होती थी या जो लेख लिखे जाते थे वो किन पर, तो आप जानते हैं पत्थरों पर लिखे जाते थे, जिनको अभिलेख कहा जाता था। तो ये तो साधारण सा सवाल है, सरल सा सवाल है। देखिए प्रश्न सरल ही होंगे अगर आपको चीजें समझ आ जाती हैं। अगर समझ ही नहीं आई तो चीजें तो बड़ी मुश्किल लगती हैं। कोई एक सरल सा रास्ता है, एक जगह है, कोई सरल सी भूल भुलैया है मान लीजिए, अब जिसको पता है उसके लिए तो आसान है। तो यहाँ पर आपको समझना जरूरी है चीजों को, है ना, बाकी चीजें बहुत आसान होंगी। चलिए
नेक्स्ट है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द ड्यूटीज एज लेड डाउन इन द मनुस्मृति फॉर द चांडाल्स। अब देखो चांडालों के कर्म के बारे में यहाँ पर आपको बात हो जाएगी, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि आखिर चांडालों के कर्तव्य क्या थे। तो पहला है भाई, उन्हें गांव के बाहरी इलाकों में रहना पड़ा, बिल्कुल सही बात है, ये उनको गांव के बाहरी इलाकों में रहना पड़ता था। दे हैड टू यूज डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, यानी कि जो उनके एक तरीके से जो त्यागे गए बर्तन वगैरह होते थे उनका वो उपभोग करा करते थे, ये भी बिल्कुल सही है। उन्हें ग्रामीणों के पुराने कपड़े और सीपियों से बने आभूषण पहनने चाहिए थे, ऐसा कुछ देखो वो नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है यहाँ, है ना। आगे चलते हैं, अभी इसको रखते हैं थोड़ा। जल्लाद के रूप में उन्हें काम करना पड़ता था उन लोगों को, बिल्कुल ये बात सही है। जल्लाद के रूप में भाई जो एक तरीके से मैं कहूँ जो अनाथ हैं, जिनके कोई एक तरीके से घर वाले वगैरह नहीं हुआ करते थे, जब उनकी मृत्यु हो जाए, या जो पशु होते थे लावारिस पशु, उनका जो दाह संस्कार है वो किनके द्वारा करा जाता था, आपके चांडालों के द्वारा करा जाता था। तो यहाँ पर तीनों तो जो है आपके ये तीन, पहला दूसरा और चौथा जो है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ सी जो है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए हमें क्या होता है, एक बेस्ट जो है वो ऑप्शन निकालना पड़ता है, ये बात आप जानते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कथन के ऊपर, और ये महत्वपूर्ण है, देखो इनको थोड़ा समझिए आप। क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन आते हैं आपके, तो बहुत से विद्यार्थी इनके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ आप देखो थोड़ा समझेंगे चीजों को, ये क्या है पहले देखिए समझते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर लेबल्ड एज रीजन। तो क्या है नेक्स्ट देखते हैं। वुमेन वर एक्सपेक्टेड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्र एंड टेक अप देयर हस्बैंड्स गोत्र आफ्टर मैरिज। तो ये एक बात कही गई है कि भाई कथन कहा गया है कि जो एक आपकी बेटी होती है उसको विवाह के बाद जो है वो अपने पिता का गोत्र त्यागना पड़ता है, ये आप जानते हैं और ये साधारण सी बात है, और अपने पति का गोत्र अपनाना पड़ता है। जो सरनेम उसके हस्बैंड का होगा वो अपने हस्बैंड का सरनेम जो है वो लगाती है, ये बात बिल्कुल सही है ना। तो कथन तो बिल्कुल सही हो गया यहाँ पे हमारा। रीजन देखते हैं, वुमेन हु मैरिड सातवाहन रूलर्स रिटेन्ड देयर फादर्स गोत्रास इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स गोत्रा नेम। तो यहाँ आप एक बात समझिए, इन्होंने कारण क्या दिया, इन्होंने कहा कि जो सातवाहन शासक थे, जो उनकी पत्नियां हुआ करती थी, वो अपने पिता का ही गोत्र लगाती थी, यानी कि उन्होंने अपने पति का गोत्र कभी नहीं लगाया, अपने पति का सरनेम यूज नहीं करा। तो यहाँ पर कथन और निष्कर्ष देखो, बात दोनों सही कही है उन्होंने। सातवाहन शासकों की ऐसी पत्नियां थीं जो अपने पिता का ही गोत्र इस्तेमाल करती थी, वो अपने पति का गोत्र नहीं लगाती थी, उसका सरनेम यूज नहीं करती थी। बात दोनों सही है, लेकिन क्या कथन की व्याख्या सही करी गई है? बिल्कुल नहीं करी गई। तो यहाँ पे यही आपका उत्तर आपको देखना है कि भाई स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट हैं, पर आपको वो एक्सप्लेन जो है वो सही तरीके से यहाँ नहीं करता है आपका क्या रीजन, ये बात आपको ध्यान रखनी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित इसमें से कौन सा क्षत्रियों का व्यवसाय था, है ना। क्षत्रियों के कार्य मैंने आपको बताए थे, वर्ण व्यवस्था के अनुरूप जो क्षत्रियों के कार्य बताए गए हैं, अब वो हमें देखने हैं। तो परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गिव गिफ्ट्स, तो ये बात ठीक है, ये तो उनका काम है। टू टीच वेदास, नहीं भाई, वेदों का जो पठन पाठन है वो किसका कर्म बताया गया यहाँ पर, आप जानते हो ब्राह्मणों का है। ट्रेड, व्यापार और कृषि दोनों किसके थे? वैश्य के थे। तो सीधी सी बात है, जो पहला है वो आपका सही हो जाएगा, राइट, क्षत्रियों का कार्य। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नियमों को लागू करने के लिए ब्राह्मणों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनाई गई? देखो यहाँ आपको समझना है, जो ब्राह्मण हैं, जो उन्होंने व्यवस्था बनाई, जो वर्ण व्यवस्था थी, वो चाहते थे कि ये सब इसको माने, एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें। तो अब बात आती है भाई सीधे से तो कोई मानेगा नहीं, तो उन्होंने कई तरीके अपनाए कि भाई किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को जो है वो क्या करा जाए, आपका उनके सामने रखा जाए। तो उनमें से कुछ कारण इनमें दे रखे हैं, अब कौन देखते हैं। भाई ब्राह्मण इस बात पर जोर देते हैं कि वर्ण व्यवस्था दैवीय है, बिल्कुल सही बात है। उन्होंने ये कहा कि भाई ये देवताओं ने ही बनाई है ना, इसलिए तो वो कह रहे थे, ब्रह्म पुरुष की बात कर रहे थे यहाँ पर। तो इन्होंने कहा कि भाई देवताओं के द्वारा बनाई गई, तो इसको सब मानो, बात बिल्कुल सही है, ये पहला पॉइंट आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ब्राह्मणों ने लोगों को यह समझाने की कोशिश की उनका व्यवसाय और स्थिति जन्म से निर्धारित होती है। देखो ये महत्वपूर्ण बात है, और आज का भी समाज, मैं कहूंगा ये कहीं ना कहीं थोड़ा गलत हो जाता है। जाति आधारित इतना जो खासकर पढ़ने वाले विद्यार्थी, उनसे तो ये निवेदन होता है कि वो जाति, एक पहचान आपकी जाति नहीं होती, ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। ये आपका क्या कहते हैं, ये तो ईश्वर के हाथ में था, कहाँ आपका जन्म हुआ है, कहाँ कुछ हुआ है, तो इसको हमें इतना नहीं मानना चाहिए। लेकिन उस जमाने में ब्राह्मणों के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि भाई आपको जो है, आपका जो कर्म है, ये जो आपके काम है और जो आपकी जाति है, यही आपकी श्रेष्ठता होती है ना, यही आपकी एक तरीके से मूल पहचान होती है। ये मतलब कार्य जो है वो इनके द्वारा करा गया। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों ने राजाओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी कि लोग वर्ण व्यवस्था का या मानदंड जो है उनका पालन करें, और ये वास्तविकता है। राजाओं ने भी इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई। राजा जो है वो क्या करते थे, लोगों को कहते थे कि आप इसका अनुसरण करो, और जो इसका अनुसरण नहीं करेगा उसको दंडित करा जाएगा। हालांकि कई राजा तो ऐसे हुए जो खुद मनुस्मृति के नियमों के अनुसार नहीं चलते थे, है ना। जैसे आप जानते हो राजा कौन हो सकता है, जो क्षत्रिय होंगे। लेकिन कई ऐसे राजा हैं, जैसे आपको शक शासकों का उदाहरण मिलता है, सातवाहन का मिलता है, शुंग मिलते हैं, कण्व मिलते हैं, मौर्य मिलते हैं। ये ऐसे शासक हुए जो क्षत्रिय वर्ण से थे ही नहीं।
तो कहीं ना कहीं व्यवस्था तो थी, लेकिन यहाँ पर ये तीनों ऑप्शन आपके क्या है, सही हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ दीज आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को कुछ वर्गीकरण करके व्यवस्था से बाहर, देखो जब ब्राह्मणों ने क्या करा, वर्ण व्यवस्था बनाई, तो उन्होंने एक चीज देखी, भाई 4 वर्णों में उनके काम के हिसाब से उनको आपका क्लासिफाई कर दिया, लेकिन कुछ ऐसे रह गए जिनका मतलब एक तरीके से कर्म के आधार पर वो क्लासिफाई हो ही नहीं पाए। जैसे मैं उदाहरण दूं आपको, ब्राह्मणों का कर्म क्या था, पढ़ने पढ़ाने का था, वेद हवन यज्ञ करने का था, ये सब बात थी। क्षत्रियों का रक्षा करने का था, शासन करने का था, और आपका पढ़ने का था, ये व्यवस्था थी। वैश्यों का व्यापार करने का था, है ना, और आपका कृषि इत्यादि करने का था, पशुपालन करने का था। शूद्रों का आपकी जो तीनों वर्ण है उनकी सेवा करने का था। तो अब यहाँ कुछ ऐसे थे, जैसे मैं अगर उदाहरण दूं आपको, जैसे जो आपके आपके क्या होते हैं, जो कुम्हार होते हैं, जो मटके से आप मतलब जो मिट्टी से जो आपके वो बनाते हैं आपके पात्र वगैरह या और जो चीजें बनाते हैं, इसके अलावा जो सुनार हैं, तो ये तो किसी में भी काम में आ ही नहीं रहे। तो इनके लिए अलग से क्या बना दी गई, जातियां बना दी गई। और फिर कुछ ऐसे बचे जो इनसे भी अलग हो गए, तो उनको और अलग श्रेणी में बांट दिया गया। तो उसके ऊपर उनको ही क्या कहा गया, अछूत कह दिया गया, उनको अनटचेबल जो है उनको कहा गया, है ना। तो ये जो है वो आज के लिए हमारे जो है क्वेश्चंस थे, आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए आपको इन्हें समझना है ना। और अगर आप समझोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको साथ के साथ जो है वो क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।